Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are safe and sound. Well, our today's lecture. Let us start our today's lecture. And today's lecture includes some idioms from unique notes, as well as we will start our very next chapter from book 2, part 2. That is lesson number 13, Alexander Fleming. So first of all, let's start practicing our idioms. जी बेटे, आपने मैंने सामने लिखा है कि आपके इडियम्स कहाँ तक शामिल होंगे आज। लेटर सी के 31 to 38 इडियम्स करेंगे हम। लेटर डी और ई जो है इसमें भी तकरीबन 5-6 इडियम्स जो है मौजूद हैं, ये हम लोग करेंगे और फिर आपके इडियम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके इडियम्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हैं और ए टू ई आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में शामिल होंगे। जी बेटे, फर्स्ट आपके पास देखते हैं कि 31 नंबर लेटर सी और idiom number 31. To call a spade, it means to be straightforward. It means to be straight forward. To be straight forward. दो टोक बात करना। जी बेटे, जुमला आपके पास आता है, स्टॉप ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूज़ टू मी जेंटली, कॉल अ स्पेड, कि बहुत नरमी से, आहिस्तगी से मुझ तक ये बात मत पहुंचाओ, बल्कि मुझे दो टोक मुझ तक बात पहुंचाओ। जी, टू क्यूरी फेवर विद क्या होता है? टू क्यूरी फेवर विद मतलब टू फ्लैटर, किसी की खुशामद करना। टू फ्लैटर, FLATTER। curry favor, to flatter important है। only inefficient persons try to curry favors with their officers, कि जो inefficient persons होते हैं, जो किसी किस्म की काबिलियत नहीं रखते, वही सिर्फ अपने ऑफिसर्स की खुशामद करते हैं। क्लोवन हूफ क्या होगा? सैटेनिक नेचर, शैतानी फितरत। सैटेनिक नेचर, शैतानी फितरत। जी, सेंटेंस आपके पास बेटे सारे मौजूद हैं, छोटे छोटे अच्छे मेयारी सेंटेंस बने हुए हैं। असल चीज़ आपको इन वर्ड्स के मीनिंग को याद करना है। क्लोवन हूफ मीन इविल नेचर्ड, सैटेनिक नेचर्ड। जी, सेंटेंस आपके पास है, ऑन गेटिंग अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी ही शोड द क्लोवन हूफ। जब उसे अपनी फेवरेट अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उसने अपनी शैतानी फितरत का भरपूर मुजाहिरा किया। नंबर 34, कास्ट आ स्लर अपॉन, इम्पोर्टेंट है। कास्ट आ स्लर अपॉन मीन टू डीफेम। डीफेम होगा दागदार करना, बदनाम करना। डीफेम। जी बेटे, सेंटेंस आपके पास है, ही कास्ट आ स्लर अपॉन हिज फेयर नेम। उसने अपने ख़ानदानी अच्छे नाम को दागदार कर दिया, उसकी शोहरत दागदार हो गई। जी, नंबर 35, कट द क्विक। कट द क्विक होगा टू हर्ट समवन्स इमोशंस। टू हर्ट समवन्स इमोशंस, यानी किसी के इमोशंस को, जज्बात को मजरूह करना, ठेस पहुंचाना। तो जुमला आपके पास आता है, His insulting remarks cut him to the quick, यानी उसके हुतकामेज़, बेइज्जती करने वाले, रुस्वा-आमेज़ जो रिमार्क्स थे, उसने क्या किया जी? जज्बात किसके? मेरे जज्बात मजरूह कर दिए। नेक्स्ट है कम ऑफ एज, इम्पोर्टेंट है। कम ऑफ एज का मतलब होता है ग्रोन अप, एडल्ट। ग्रोन अप, एडल्ट, बालिग हो जाना, बलोगत को पहुंचाना, बड़ी उम्र में आ जाना, जवान हो जाना। जी, मोहम्मद मुस्तजाब हैज़ नाउ कम ऑफ एज। मोहम्मद मुस्तजाब जो है अब बालिग हो चुका है। नंबर 37, कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज, टू फाइट विद ईच अदर। इट मीन्स टू फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से हाथापाई करना, एक दूसरे से लड़ाई करना। टू फाइट विद ईच अदर। जी, आपके पास जुमला आता है, द टू फ्रेंड्स केम टू ब्लोज आफ्टर एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स, कि गर्मा गर्म बहस के बाद दोनों जो दोस्त थे वो हाथापाई पर उतर आए, लड़ाई पर उतर आए। नंबर 38, टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ क्या होता है? टू मेक अ फेक शो ऑफ समथिंग, किसी झूठ मूठ का ढोंग रचाना किसी चीज़ के लिए। टू मेक अ फेक शो, टू मेक अ फेक शो ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का झूठ मूठ ढोंग रचा लेना।
ठीक है जी, इसको कहा जाएगा क्राई वुल्फ। ही ऑलवेज क्राइज वुल्फ टू गेन द सिंपैथी ऑफ हिज फ्रेंड्स, कि वो हमेशा अपने दोस्तों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ढोंग रचाता है। अब डी पे आ जाइए। डी में तकरीबन 9 इडियम्स है आपके पास। अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है? अ पर्सन विद हिडन क्वालिटीज, छुपा रुस्तम। अ पर्सन विद हिडन क्वालिटीज, छुपा रुस्तम कहा जाएगा। और जुमला आपके पास आता है मोहम्मद मुस्तैजुर रहमान proved himself a dark horse by securing first position in board examination। मोहम्मद मुस्तैजुर रहमान ने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इस तरह से छुपा रुस्तम साबित हुआ। नेक्स्ट आपके पास डी कैटेगरी में आ रहा है, डी लेटर के साथ डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस क्या होता है? टू एक्सपायर वाइल वर्किंग, काम के दौरान मर जाना। टू एक्सपायर वाइल वर्किंग, अमली ज़िंदगी के दौरान काम करते हुए मर जाना, अल्लाह को प्यारे हो जाना। जी बेटे, कायद-ए-आज़म डाइड इन हार्नेस एट द एज ऑफ 70। कायद-ए-आज़म अपनी अमली ज़िंदगी के दौरान ही काम करते हुए 70 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। फिर है डबल फेस्ड। डबल फेस्ड कौन होता है? हिपोक्राइट। हिपोक्राइट डिसीटफुल, इसको हम कहते हैं डिसीटफुल, DECEITFUL। यहाँ पे हिपोक्राइट क्या होता है? मुनाफिक, दोगला शख्स, दो चेहरे वाला, वन हु सेज समथिंग एंड डज समथिंग डिफरेंटली। जी बेटे, आपके पास जुमला आ जाता है डबल फेस्ड। हिज लव फॉर हिज नेफ्यू इज़ मेरली एन आई वॉश। आई वॉश किसे कहते हैं? डिसेप्शन, धोखा। यानी उसका ये कहना कि वो अपने भतीजे से बहुत मोहब्बत करता है सिर्फ धोखाधड़ी है। ही इज़ अ डबल फेस्ड पर्सन, वो तो बड़ा दोगला, बड़ा मुनाफिक शख्स है। यानी इनफैक्ट ही डजंट लव हिज नेफ्यू बट ही जस्ट मेक अ शो ऑफ दैट। वो सिर्फ बनावटी तौर पे दिखाता है कि मैं अपने भतीजे से प्यार करता हूँ, तो असल में वो क्या है? मुनाफिक शख्स है, दो रुखा शख्स है। डाउन एंड आउट इंपॉर्टेंट है। डाउन एंड आउट क्या होता है? नेडी, और नेडी क्या होगा? मोहताज, NEEDY। हम कर रहे हैं डाउन एंड आउट एंड इट मीन्स नीडी, ज़रूरतमंद, मोहताज। जी बेटे, वन शुड हेल्प दोज हु आर डाउन एंड आउट। हमें लोगों की मदद करना चाहिए जो कि ज़रूरतमंद होते हैं, मोहताज होते हैं। ड्रॉ द लाइन एट। ड्रॉ द लाइन एट का मतलब होता है टू पुट अ लिमिट, टू पुट अ लिमिट, हद कायम कर देना किसी चीज़ की। जी, He drew the line at 3,000 rupees and refused to pay more। उसने 3,000 रुपये पर हद कायम कर दी और मज़ीद मुझे पैसे उधार देने से इनकार कर दिया। तो ड्रॉ द लाइन बिटवीन, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। टू ड्रॉ लाइन आपने पढ़ा, ड्रॉ लाइन एट समथिंग, किसी चीज़ पर हद कायम कर देना। और यहाँ है ड्रॉ द लाइन बिटवीन, टू डिस्टिंग्विश, टू डिफाइन द लिमिट बिटवीन टू थिंग्स। इट मीन्स टू डिफाइन अ लिमिट बिटवीन टू थिंग्स, इसको हम डिस्टिंग्विश भी कह सकते हैं। डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश, इम्तियाज़ करना, दो चीज़ों के दरमियान इम्तियाज़ करना, फ़र्क करना दो चीज़ों के दरमियान। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन जीनियस एंड मैडनेस? तो जीनियस, इंटेलिजेंस, जहानत और दीवानगी में तुम कहाँ पर का मवाजना तुम किस तरह से करते हो, इनका फ़र्क किस तरह से वाज़े कर सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन की सूरत में भी सेंटेंस आ सकता है। डच करेज, ये कौन सी होती है डच करेज? अ करेज गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। अ करेज गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल। अल्कोहल शराब वगैरह को कहा जाएगा यहाँ पर। जी देखते हैं, आपके पास इडियम है डच करेज, यानी करेज गेन्ड फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो करेज प्रोड्यूस बाय ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड डच करेज, कि ड्रिंकिंग के बाद जो बहादुरी का, हिम्मत का मुजाहरा किया जाता है उसको डच करेज, एक टर्मिनोलॉजी भी है, उसको डच करेज कहा जाता है, बुज़दिली कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 8 पे है टू बी अ डॉग इन द मैंगर। टू बी
अ डॉग इन द मैंगर का मतलब क्या होगा? अ सेल्फिश पर्सन, खुदगर्ज शख्स। ही वॉज अ डॉग इन द मैंगर as he kept the football locked up in his box and neither played himself nor let anyone else play। कि वो तो बहुत ही खुदगर्ज शख्स है, उसने अपना जो फुटबॉल है उसको लॉकअप में रखा हुआ है, ना तो खुद खेलते हैं ना किसी और को खेलने देता है। तो ही सच अ सेल्फिश पर्सन। नेक्स्ट देखें, टू डांस अटेंडेंस अपॉन। टू डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब क्या होता है? टू ओबे एवरी विश ऑफ समवन। टू ओबे एवरी विश ऑफ समवन यानी किसी के इशारों पर नाचना, किसी की हर ख्वाहिश को मानने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो टू ओबे एवरी विश ऑफ समवन मैं लिख भी देती हूँ, टू ओबे एवरी विश ऑफ समवन, किसी के इशारों पर नाचना। ठीक है जी बेटे, आपको पता है कि मेटाफोरिकल मीनिंग होते हैं सारे, फिगरेटिव मीनिंग होते हैं इडियम्स में। तो इन वर्ड्स को जहन नशीन करना है, इनके मानी को समझना है ताकि एक अच्छी वोकैबुलरी भी आपके पास आ जाए। टू डांस अटेंडेंस अपॉन, मुबशिर ऑलवेज डांसेस अपॉन हिज बॉस। मुबशिर जो है हमेशा अपने बॉस के इशारों पर नाचता है। जी बेटे, ये 9 तक इडियम्स थे डी कैटेगरी में। अब ई लेटर से देखते हैं, 4 इडियम्स हैं, ये भी कर लेते हैं। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। एंड इन स्मोक का मतलब टू बी वेस्टेड, ज़ाया हो जाना। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, उसकी तमाम कोशिशें ज़ाया हो गई, रायगा गई, टू बी वेस्टेड। आगे है एवरी इंच। एवरी इंच क्या होता है? कंप्लीटली, एंटायरली, फुली, मुकम्मल तौर पर। शी लुक्ड एवरी इंच अ वेम्पायर इन हर कॉस्ट्यूम, कि वो एक इवलिश वेमन लग रही थी अपने कॉस्ट्यूम में, अपने ड्रेस में वेम्पायर नज़र आ रही थी। वेम्पायर कौन? ड्रैकुलास होते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज़ होते हैं। तो ये बताया गया है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने कॉस्ट्यूम में एक वेम्पायर की तरह नज़र आ रही थी। जी बेटे, विच भी कह सकते हैं, विच। नंबर 3 है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू मेक हम्बल एपोलॉजी, टू मेक हम्बल एपोलॉजी, गिड़गिड़ा कर किसी से माफ़ी मांगना। तो आपके पास जुमला आता है, इफ़ ही इज़ राइट यू विल हैव टू ईट हम्बल पाई। अगर वो शख्स अपनी बात में दुरुस्त हुआ तो तुम्हें गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगना होगी। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, एंड आई वॉश। एंड आई वॉश का मतलब टू डिसीव, डिसेप्शन, धोखा, फ्रेब, डिसेप्शन। जी यहाँ लिख देती हूँ मैं, DECEPTION, डिसेप्शन मीन धोखा। जी बेटे, आपके पास आता है आई वॉश का जुमला, हिज प्रॉमिस टू हेल्प यू इज़ नथिंग, हिज प्रॉमिस टू हेल्प यू इज़ नथिंग बट एन आई वॉश। उसका ये वादा कि वो तुम्हारी मदद करेगा कुछ भी नहीं सिवाय फरेब के। ये सिर्फ एक आई वॉश है, एक फरेब है। ठीक है जी बेटे, आपके इडियम शामिल थे A to E तक, और A to E हमने इडियम्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको आपने प्रैक्टिस करते रहना है। आप 10-10 इडियम जो है वो रूटीन में प्लीज़ उसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके मीनिंग जहन में बिठाइए ताकि आप ख़ुद भी जुमला बना सकें। ठीक है जी, इसमें बहुत मेयारी जुमले आपके पास मौजूद हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, कोई टफ वोकैबुलरी उसमें नहीं है सिवाय उस इडियम के। तो आप ये भी अच्छी तरह से देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप इडियम पोर्शन आपका जो है वो ख़त्म हो गया, और अब हम नेक्स्ट चीज़ें करेंगे। तो बेटे, आज इडियम्स के अलावा आपके असाइनमेंट में शामिल था, हम लोगों ने बुक 2 पार्ट 2 में से फर्स्ट एड हैरो कर लिया है, उसके बाद हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा भी पढ़ लिया है, और जो थर्ड हीरो है, हमें 3 हीरोज़ पढ़ने हैं। थर्ड हीरो अब हम स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है। तो बेटी, आपका चैप्टर है, नेक्स्ट लेसन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम देखते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो कौन थे। ठीक है, मैं ये इडियम्स जो है यहाँ से रिमूव करती हूँ ताकि मैं आपको मीनिंग जो है, जब हम ये लेसन पढ़ें तो उसमें जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपके साथ शेयर हो जाए। ठीक है जी, तो बेटे इडियम्स हमने कर लिए हैं, मैंने इडियम्स वाला ये सारा पोर्शन रिमूव कर दिया है, और आप देखते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो कौन थे। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेसिकली ही वाज अ स्कॉटिश फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड वी सी दैट विच वर हिज मेजर डिस्कवरीज। हिज मेजर डिस्कवरीज इंक्लूडेड लाइसोजाइम एंड पेनिसिलिन, यानी ही रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ड ऑफ medicine and words of medicine. Next we see that he got Nobel Prize for medicine because of his outstanding and marvelous efforts
in this field. हम देखते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, स्कॉटिश थे, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे और लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की डिस्कवरीज जो है उनकी उसकी वजह से वो बहुत मशहूर है। इसके अलावा उन्हें मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्ड दिया गया। बेटे देखें, एक ज़माना था कि जब जो फिजिशियंस थे उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स हैं उनको किस तरह से किल किया जाए। तो डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स को किल करने के लिए कार्बोलिक एसिड या किसी तरह का केमिकल जो है वो यूज़ किया जाता था। ऑपरेशन थिएटर में भी जितने भी ऑपरेटर्स होते थे, ऑपरेशन थिएटर की फ़िज़ा हर चीज़ को किससे, कार्बोलिक एसिड के ज़रिए से जर्म फ्री किया जाता था। लेकिन कार्बोलिक एसिड इटसेल्फ वाज रियली वेरी हार्मफुल। कार्बोलिक एसिड जो था वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था, बहुत ही ज़्यादा मोहलिक था, क्योंकि जब इसको डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जर्म्स किलिंग के लिए कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता था, तो ये ह्यूमन बॉडी में मौजूद जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो वाइट सेल्स हैं, WCB, वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC, तो ये उनको भी नुकसान पहुंचाते थे। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल जो था एक बहुत ही मोहतात अंदाज में कार्बोलिक का इस्तेमाल किया जाता था जर्म्स किलिंग के लिए, डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स किलिंग के लिए। और जो तिब के मैदान में माहिरीन थे वो इस कोशिश में थे कि कोई ऐसी चीज़ जो है मंजर आम पे आई जाए, कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर की जाए जो ल्यूकोसाइट्स को, हमारे जो फ्रेंड सेल्स हैं, हमारे जो वाइट सेल्स हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं, जो डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स को जिस्म से भगाते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा वाइट सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको ज़्यादा ताकत देने के लिए किस चीज़ की जुस्तजू थी उस वक्त माहिरीन के नज़दीक। वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा जो है वो जर्म किलर जो है वो मंजर आम पे आए, जिससे लाइकोसाइट्स को हेल्प मिले कि वो एक तो जरासीमों को भगाने में लाइकोसाइट्स जो हैं वो फाइट कर रहे हैं, तो जो जर्म किलिंग में वो जो एलिमेंट और वो जो चीज़ दरियाफ्त की जाए वो इतनी पावरफुल हो कि वो ल्यूकोसाइट्स को हेल्प दे, ल्यूकोसाइट्स के लिए कारामद साबित हो और जिस्म से मुकम्मल तौर पर जरासीम का ख़ात्मा किया जाए, आपका इम्यून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपके ल्यूकोसाइट्स इतने पावरफुल हो जाए कि जो डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स हैं उनको फाइट बैक किया जाए, उनको जिस्म से भगाया जाए। तो बेटे इसमें ये सारी काविश जो है वो बताई गई है। तो किस तरह से, अच्छा एक चीज़ जो है इसकी लाइफ हिस्ट्री हमारे सामने आती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, उस पर भी बहुत आपको इम्पोर्टेंट नोट आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आपको उसकी जो मुख्तलिफ काविशें हैं, जो उसकी मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ हैं, लाइसोजाइम है जिसमें पेनिसिलिन है, इसके हवाले से डिटेल बताया गया है कि ये चीज़ें किस तरह से डिस्कवर हुई हैं और ये जो है एंटीसेप्टिक जो है वो किस तरह से मंजर आम पे आया। ठीक है, जर्म किलर किस तरह से, पेनिसिलिन जो है इसकी वैक्सीनेशन से किस तरह से जिस्म को डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म से फ्री किया गया, बचाया गया है, ठीक है, प्रिवेंट किया गया। तो बेटे इसको पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का लेसन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास आता है जी, इसके बिल्कुल स्टार्ट में हम देखते हैं पास्चर डिस्कवर्ड जर्म्स। लुइस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था कि जर्म्स क्या हैं, जरसूमा क्या होता है, एंड लिस्टर किल देम। और जो जोसेफ लिस्टर था उसने तरीका दरियाफ्त किया कि इनको किल कैसे करना है, जरासीम जो है उनको किल कैसे करना है। जरासीम तो पता चल गए किस नौयत के होते हैं, किस बीमारी का सबब बनते हैं, इनको किल करने के तरीके क्या हैं। These two men together revolutionized the theory and practice of medicine. Revolutionize क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्ड, तब्दीली लाना। तो ये दोनों जो अशख़ास थे, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, तिब की दुनिया में इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया। Louis Pasteur, a French chemist, discovered that disease was caused by living organisms. Organisms क्या होता है, tiny living creatures, छोटे छोटे नामियाती जिंदा वजूद, टाइनी लिटिल क्रीचर्स, सो स्मॉल दैट दे कुड नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड क्या होगा, उरिया, बियर, उड़ियाँ कहा जाता है नंगी आँख से, उड़ियाँ आँख से। ठीक है जी। तो लुइस पास्चर एक फ्रेंच केमिस्ट था और उसने ये डिस्कवर किया कि डिसीज़ जो है वो उन छोटे छोटे जरसूमों, जिंदा जरसूमों की वजह से फैलती हैं जिन्हें हम उड़ियाँ आँख से, उन जरासीमों को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, माइक्रोस्कोप इसके लिए यूज़ होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी जर्म्स को कहते हैं।
जर्म्स, ये सब एक ही चीज़ बताई जा रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स हैं, माइक्रोब्स भी जर्म्स और बैक्टीरिया और जर्म्स, द वर्ड ऑल मीन द सेम थिंग, यानी इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है जरासीम, चाहे उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह दें, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और जर्म्स कह दें। जोसेफ लिस्टर एन इंग्लिश सर्जन, जोसेफ लिस्टर जो कि एक इंग्लिश सर्जन था, लेटर लॉर्ड लिस्टर, बाद में लॉर्ड का उसको खिताब दिया गया, लॉर्ड लिस्टर के नाम से जाना गया। द फर्स्ट मेडिकल पीयर अप्लाइड पास्टर्स डिस्कवरी टू सर्जरी। पीयर क्या होता है? कंटेम्प्रेरी, 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 हम असर, एक ही ज़माने में एक ही तरह का काम करने वाले लोग, जिन्हें हम उर्दू में हम असर लोग कहते हैं। जी, लॉर्ड लिस्टर जो था वो पहला तिब्बी मैदान का वो माहिर था, तिब के मैदान का। अप्लाइड पास्चर्स डिस्कवरी टू सर्जर, पास्चर की डिस्कवरी को उसने सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया। सर्जरी के मैदान में सर्जरी करते हुए पास्चर्स की डिस्कवरी जो सामने आई उसको अप्लाई किया गया, उसको इस्तेमाल में लाया गया। सिंस जर्म्स, हमें एक बड़ी अहम चीज़ इस पैराग्राफ में बताई जाएगी कि सिंस जर्म्स आर अलाइव, जर्म्स कैन बी किल्ड, क्योंकि जरासीम जिंदा होते हैं लिहाजा उनको मारा जा सकता है। दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट और पॉइजन बाय सर्टन केमिकल्स, या तो हम उनको हीट के ज़रिए से, हरारत के ज़रिए से मार सकते हैं इन जरासीमों को, या फिर कुछ जहरीले केमिकल्स होते हैं उनकी मदद से जरसूमा मर सकता है। कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स क्या होता है? जर्म किलर्स, और ये जो केमिकल्स होते हैं इनको एंटीसेप्टिक्स कहा जाता है, जर्म किलर्स कहा जाता है। ठीक है, जरासीम कुश केमिकल कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड इज़ वन एंड दैट वाज द जर्म किलर लिस्टर यूज्ड, तो कार्बोलिक एसिड जो है वो भी एक जर्म किलर है। ठीक है, और लिस्टर ने जर्म्स किल करने के लिए सबसे पहले किसको इस्तेमाल किया? कार्बोलिक एसिड को। प्रीवियसली सर्जन हैड विदाउट नोइंग इट इन्फेक्टेड देयर पेशेंट ऑन द ऑपरेशन टेबल विद जर्म्स। इन्फेक्टेड क्या होगा? कंटेमिनेटेड, आलूदा कर देना, कंटेमिनेटेड, आलूदा कर देना। जी, प्रीवियसली कहाँ गया? यस, प्रीवियसली सर्जन्स हैड विदाउट नोइंग इट इन्फेक्टेड देयर पेशेंट्स ऑन द ऑपरेटिंग टेबल विद जर्म्स। चीफली क्या होगा? मेनली, बेसिकली, MAINLY, मेनली, खसूसी तौर पर, फ्रॉम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इससे पहले सर्जन जो थे वो इस बात को, किसी चीज़ को भी जाने बगैर ऑपरेशन थिएटर पर ही अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से जो मरीज़ था उसके ज़ख्म को आलूदा कर दिया करते थे। ठीक है, कोई जर्म किलर इस्तेमाल नहीं करते थे, स्टेरिलाइजेशन का अमल नहीं था, लिहाजा सर्जन जो थे ऑपरेशन थिएटर में जब ओपन कर रहे हैं कोई ज़ख्म को तो वो क्या कर रहे हैं? जाने बगैर ही उसको आलूदा कर रहे हैं, क्योंकि हवा से सब जरासीम उड़ के उसमें मौजूद, उसमें पड़ रहे हैं। ठीक है ना, ज़ख्म को ख़राब कर रहे हैं। लिस्टर स्टेरिलाइज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट्स विद कार्बोलिक एसिड, यानी इससे पहले स्टेरिलाइजेशन का अमल नहीं था। लिस्टर ने स्टेरिलाइज का मतलब डिसइंफेक्टेड, इट मीन्स डिसइंफेक्टेड, जर्म फ्री। तो लिस्टर ने अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, जितने भी उसके पास आलात थे, उनको सबसे पहले कार्बोलिक एसिड से क्या किया जनाब? स्टेरिलाइज किया, जर्म फ्री किया। जी, and use carbolic acid to kill the germs on his hand, on the patient's skin and even in the air in the operation theatre. उसने कार्बोलिक एसिड किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया? नंबर 1 हमें ये बताया गया है, टू किल जर्म्स ऑन हिज हैंड, अपने हाथों पर मौजूद जरासीमों को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया। पेशेंट की स्किन को साफ़ किया कार्बोलिक एसिड से, और यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर की हवा जो है उसमें भी जो जरासीम थे उसको किल करने के लिए कार्बोलिक एसिड स्प्रे किया गया। देन ही कुड कट हिज पेशेंट ओपन विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग देम विद द जर्म्स ऑफ डिसीज़, और इस तरह से वो उस पेशेंट का जो ज़ख्म है उसको ओपन कर सकता था, उसको उस हिस्से को, मखसूस हिस्से को खोल सकता था इस ख़तरे के बगैर कि ये आलूदा होगा। इन्फेक्टिंग क्या होगा? कंटेमिनेटिंग, कंटेमिनेटिंग, यहाँ मैं लिख देती हूँ कंटेमिनेटिंग, यानी एक वो ज़माना भी है कि जब ऑपरेशन थिएटर पर मरीज़ का जो वोन्स हैं उनको ओपन किया जा रहा है, जिस्म के किसी हिस्से को ओपन किया जा रहा है, और कोई जर्म से प्रोटेक्शन के लिए कोई किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई भी कोई एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं किया जा रहा। लेकिन लिस्टर ने क्या किया?
लिस्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर के पूरे माहौल में, अब देखा जाए, उसने अपने हाथों पर, पेशेंट की स्किन पर और हर जगह जो है उसको इस्तेमाल किया कार्बोलिक एसिड को, ताकि इसको जर्म फ्री बनाया जाए, जर्म फ्री बनाया जाए, जर्म से आज़ाद किया जाए और इस तरह से पेशेंट जो है उसको विदाउट फियर ऑफ इन्फेक्टिंग दैम विद द जर्म्स ऑफ डिसीज़, बीमारी के जो जरासीम हैं वो लग जाने के ख़तरे से दो चार हुए बग़ैर वो आसानी से ऑपरेशन कर सकता था। लिस्टर एम वॉज प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। प्रिवेंशन क्या होता है? एवॉइडेंस। एवॉइडेंस क्या होता है? बचना। तो लिस्टर क्या चाहता था कि किस चीज़ से एवॉइडेंस हो, बचा जाए, डिसीज़ से, बीमारी से बचा जाए। द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड एज इट वॉज कॉल्ड वॉज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द बॉडी। एंटीसेप्टिक क्या होगा? जर्म किलिंग विद केमिकल्स। याद रखना है, एंटीसेप्टिक मीन जर्म्स किलिंग विद, बेटा एंटीसेप्टिक, सेप्टिक के बार बार वर्ड आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको पता होना चाहिए। जर्म्स किलिंग विद केमिकल्स, तो लाइक कार्बोलिक एसिड, जो केमिकल से जर्म्स किलिंग की जाती है उसको एंटीसेप्टिक का नाम दिया गया है। और असेप्टिक होता है जर्म किलिंग विद हीट, हीट के ज़रिए से जर्म किलिंग को असेप्टिक कहा जाता है। जी, हम देखते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज एंटीसेप्टिक मेथड एज इट वॉज कॉल्ड वॉज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इन टू द बॉडी। तो उसका जो एंटीसेप्टिक तरीका था, केमिकल्स के ज़रिए से जर्म्स किलिंग का तरीका था, उसका मकसद क्या था कि जर्म्स जो है ना, बैरूनी जर्म्स जो है वो उसको बॉडी के अंदर एंटर होने से रोका जाए जब ऑपरेशन किया जा रहा है, या तो क्या है, कार्बोलिक एसिड से ज़ख्म को साफ़ कर लिया जाए ताकि जर्म्स जो है वो अंदर तक ना जाएँ, सारे जर्म्स जो है वो किल हो जाएँ। The cure of disease was a more difficult problem, for here the germs are already inside the body. जबकि क्योर क्या होता है? ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट था डिसीज़ का वो एक ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि जिस्म के अंदर भी जर्म्स जो हैं वो क्या कर रहे थे? मौजूद थे और सूरत हाल बिगाड़ रहे थे। आउटर जर्म्स किलिंग के लिए कार्बोलिक एसिड, इनसाइड जर्म किलिंग के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उसी की तलाश में कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Certainly they could be killed by the same antiseptic method, but it was soon found that the chemical that destroyed germs also destroyed the cells of the body. वो जो कार्बोलिक एसिड आउटर स्किन पे यूज़ किया जा रहा है उसको जर्म फ्री करने के लिए, उसे अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था इस एंटीसेप्टिक को, ठीक है। लेकिन पता चला कि ये जो केमिकल है ये सिर्फ जर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि ह्यूमन सेल्स जो हैं, आपके जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसको भी डैमेज करता है। तो लिहाजा इसको अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करने, जिस्म के अंदर इस्तेमाल करना जो है वो बहरहाल बहुत मौलिक था, क्योंकि ये क्या कर सकता था? ये हमारी जो बॉडी सेल्स हैं, फ्रेंड सेल्स हैं, उनको किल करता था। क्या? कार्बोलिक एसिड और केमिकल एसिड्स, केमिकल एंटीसेप्टिक्स। इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द ब्लड वाज ट्राइड, यानी जिस्म के अंदर भी इंजेक्ट करना, यानी कार्बोलिक एसिड को इंजेक्ट करना, दाखिल करना जो है टीके के ज़रिए से ब्लड में, उस तरीके को आजमाया गया। एंड क्विकली अबेंडेंड फॉर इट डिड मोर हार्म देन गुड। अबेंडेंड होता है डिस्कार्डेड, रद्द कर देना, ख़त्म कर देना। लेकिन इस तरीक़ाकार को जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट ना किया जाए कार्बोलिक एसिड, क्योंकि ये डैमेज करता है हमारे सेल्स को, ठीक है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। टू किल ऑल द जर्म्स द डोज वुड हैव हैड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल द पेशेंट टू, क्योंकि जिस्म के अंदर मौजूद जरासीमों को मारने के लिए इतनी डोज, इतनी दवा की मिकदार चाहिए थी, ठीक है, इतनी क्वांटिटी चाहिए थी मेडिसिन की कि वो पेशेंट को भी किल कर सकती थी। तो लिहाजा कार्बोलिक एसिड अंदरूनी तौर पर इंजेक्ट करना ख़त्म कर दिया गया कि ये इंसान को मार सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट। बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन होता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नेम्ड मेचनिकॉफ, अ पीपल ऑफ पास्चर। अब लुइस पास्चर का एक शागिर्द था जिसका नाम मेचनिकॉफ है, और वो एक बहुत बड़ा बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, माहिर जरसूमा था। तो हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। रिवील्ड क्या होता है? डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज होता है जाहिर करना। तो उसने मामले की सही नौइयत को सामने वो लाया। मेचनिकॉफ जो है उसने बताया डिसीज़ क्या है। ही डिस्कवर्ड द बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिसीज़। आर्मर क्या होता है? आर्मर मीन प्रोटेक्शन, शील्ड, डिफेंस। डिफेंस, प्रोटेक्शन, शील्ड, SHIELD अगेंस्ट डिसीज़ द ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड। उसने दरियाफ्त किया कि जिस्म के अंदर एक खुद दिफाई
निज़ाम कायम है, और वो दिफाई निज़ाम जो बॉडी का दिफा करता है वो क्या है, वो क्या है जो कि हमें डिसीज़ के अगेंस्ट बचाते हैं। वो हमारे वाइट सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। He showed that when germs enter the body, they are immediately attacked by host. Host क्या होगा? Groups, GRO, in a large number, groups. Host of white cells from the whole neighborhood. कहा जाता, उसने ये बताया कि जब बीमारी के जरासीम जिस्म पे हमलावर होते हैं तो ये जो वाइट सेल्स हैं ये तमाम नेबरहुड से आसपास से सारे इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? टू अटैक, टू इमीडिएटली अटैक दिस डिसीज स्प्रेडिंग जर्म्स, यानी लाइकोसाइट जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं वाइट सेल्स, ताकि बीमारी के जरासीम को भगाया जाए, हमलावर जरासीमों को भगाया जाए। विच रश टू ज्वाइन बैटल विद द इन्वेडर लाइक सोल्जर्स आंसरिंग अ बगल कॉल। इन्वेडर क्या होता है? रेडर, हमलावर, अटैकर, RAIDER, इन्वेडर, रेडर, अटैक करने वाले। जिस तरह सिपाही जो होता है बगल की कॉल पे, बगल की कॉल बजती है और वो क्या करते हैं, वो विद द इन्वेडर लाइक, यानी जब हमला होता है, इन्वेडर्स हमलावर होते हैं तो वो क्या करते हैं जनाब, सिपाही जो है वो बगल कॉल की तरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक बगल कॉल पे। इसी तरह से ये वाइट सेल्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। ही शोड दैट डिसीज वॉज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स। अब उसने क्या दिखाया, क्या बताया हमें मेचनिकॉफ ने कि डिसीज़, व्हाट इज़ डिसीज़ इंडीड? इट इज़ अ फाइट बिटवीन द ल्यूकोसाइट्स एंड द जर्म्स। ठीक है, जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं और ल्यूकोसाइट के दरमियान जो फाइट है उसका नाम रखा है, क्या है? बीमारी, डिसीज़ उसे कहते हैं। एंड अ फाइट टू डेथ, फॉर इट एंडेड ओनली विद द डेथ ऑफ जर्म्स और द डेथ ऑफ पेशेंट। और ये मौत के कश्मकश तक की एक जंग थी। यहाँ तो डिसीज़ क्या है जनाब, जर्म्स में और ल्यूकोसाइट में लड़ाई है। यहाँ तो जर्म्स ख़त्म हो जाने हैं, यहाँ फिर क्या हो जाएगा? डेथ ऑफ द पेशेंट, या पेशेंट ही ख़त्म हो जाएगा। यानी दो डिसीज़ जो है वो एक फ़ाइट है जर्म्स में और ल्यूकोसाइट्स में, और इसमें अगर ल्यूकोसाइट्स जीत जाते हैं तो इंसान बच गया, अदरवाइज़ अगर जर्म्स जो हैं वो जीत गए हैं तो क्या हो गया? पेशेंट की डेथ हो गई। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल द अदर नॉन एंटीसेप्टिक्स डिड मोर डैमेज टू द ल्यूकोसाइट्स देन द जर्म्स। अब कार्बोलिक एसिड के बारे में ये पता चला कि ये एक ऐसा जर्म किलर है, एंटीसेप्टिक जर्म किलर है, केमिकल जर्म किलर है, जो कि हमारे ल्यूकोसाइट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जर्म्स के बजाय। द प्रॉब्लम वॉज टू फाइंड समथिंग दैट वुड अटैक ओनली द जर्म्स। अब मसला ये था कि कोई ऐसी चीज़ मंजर आम पर लाई जाए जो सिर्फ जरासीमों को नुकसान पहुंचाए और उन्हें ह्यूमन बॉडी से निकाल दे, एंड टू हेल्प नॉट डिस्ट्रॉय द फाइटिंग ल्यूकोसाइट्स, और हमारे अपने जिस्म के लिए फ़ाइट करने वाले जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको ये केमिकल जो है जो ईजाद किया जाए वो नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अब क्या कश्मकश शुरू हो गई है कि एक ऐसा एंटीसेप्टिक लाया जाए जो कि ल्यूकोसाइट्स को नुकसान ना पहुंचाए, वाइट सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि जर्म्स को नुकसान पहुंचाए और ख़त्म कर दे। द प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड इन 1906 व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पास्ड हिज फाइनल्स ऑफ हिज मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी 1906 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन का फ़ाइनल पास किया तो अब तक ये मसला जू का तू मौजूद था। एंड जॉइन द स्टाफ ऑफ द इनोकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट मेरीज हॉस्पिटल पेडिंगटन, और पेडिंगटन के मकाम पर सेंट मेरी नामी जो हॉस्पिटल है उसके इनोकुलेशन डिपार्टमेंट में क्या के स्टाफ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दाखिल हो गया। इनोकुलेशन क्या होता है? इंजेक्टिंग, टीका लगाने वाला, इंजेक्टिंग। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने वाले स्टाफ में वो दाखिल हो गया है। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Alexander Fleming was born. अब हमें इसकी लाइफ हिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ Alexander Fleming, very important indeed. Alexander Fleming was born on a farm near Darwell in Ayrshire on August 6, 1881. तो अगस्त 6 अगस्त 1881 में आयरशायर के मकाम पर डार्वल के नज़दीक एक फार्म हाउस में वो पैदा हुआ। He was the youngest of a family of 8. 8 अफराद के घराना, 8 अफराद पर मुश्तमिल घराने में वो सबसे छोटा था। His father died when he was 7 years old and his brother Hugh took over the management of the farm. तो जनाब उसका फादर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के फादर, जब वो 7 साल की उम्र का था अलेक्जेंडर, तब उनकी वफ़ात हुई तो बड़े भाई ह्यू ने जो फार्म हाउस है उसकी मैनेजमेंट का इंतज़ाम संभाल लिया। अलेक्जेंडर वॉज देन स्टिल गोइंग टू द विलेज स्कूल। अलेक्जेंडर उस वक्त गांव के स्कूल में पढ़ता था। एट 10 ही वेंट टू डार्वल स्कूल। 10 साल की उम्र में डार्वल स्कूल में चला गया। एंड स्टेड टिल ही वॉज 12, और 12 साल की उम्र तक वहाँ पढ़ता रहा।
That was the age limit, और वहाँ ठहरने की एक उम्र की हद 12 साल थी. The question was then discussed whether he should continue his education or go back to the land. अब सवाल ये था कि क्या इसकी तालीम जारी रखी जाए या ये फार्म हाउस पे काम करेगा. It was decided to keep him at school and he went to Kilmarnock Academy. डिसाइड किया गया कि उसको स्कूल में ही पढ़ता रहने दें और किलमार्निक अकेडमी में वो चला गया. At 14 he went to London. 14 साल की उम्र में वो लंदन चला गया. And for the next 2 years he studied at the Regent Street Polytechnic. और अगले 2 साल उसने रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक नामी इदारे में तालीम हासिल की. ठीक है जी. इसकी लाइफ हिस्ट्री, सारी अर्ली लाइफ जो है, इस पर सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है. राइट अ नोट ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ Alexander Fleming. 3 of his brothers were already in London when he arrived. जब वो लंदन गया तो उसके 3 भाई ऑलरेडी लंदन में मौजूद थे. One of them, Thomas, had studied medicine at Glasgow University. उनमें से एक भाई थॉमस ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की तालीम हासिल की थी. एंड वॉज अ क्वालिफाइड ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? आई फिजिशियन होता है ना, वन हु ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ आई डिसीजेज. वन हु ट्रीट्स आई डिसीजेज. ठीक है जी. वो अमराज़ चश्म जो है उनका मुआलिज था, डॉक्टर था. 2 other became opticians. ऑप्टिशियंस क्या होते हैं? मेकर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐनकसाजी का काम करने वाले, मेकर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो 2 भाई उसके क्या थे? वो ऑप्टिशियंस थे, ऐनकसाजी का काम करते थे. एंड बैक इन स्कॉटलैंड वन ऑफ हिज सिस्टर मैरिड अ डॉर्वेल डॉक्टर. और स्कॉटलैंड में एक सिस्टर जो है उसकी डॉर्वेल के इलाके में एक डॉक्टर से शादी हो गई थी. एंड अनदर अ वेटनरी सर्जन. वेटनरी क्या होता है? एनिमल रिलेटेड. और एक बहन जो है उसका जो हस्बैंड था वो वेटनरी सर्जन था, जानवरों का डॉक्टर था. द फ्लेमिंग बॉर्न ऑन द लैंड वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली. ये लोग जो कि फार्म हाउस में पैदा हुए थे एक मेडिकल फैमिली बनते जा रहे थे. बट व्हेन अलेक्जेंडर लेफ्ट द पॉलिटेक्निक एट 16 ही वाज टू टेक अ जॉब एज अ क्लर्क इन अ शिपिंग फर्म इन अ लीडनहॉल स्ट्रीट. लेकिन जब पॉलिटेक्निक नामी इदारा 16 साल की उम्र में छोड़ा, किसने? फ्लेमिंग ने. तो उसने लीडनहॉल स्ट्रीट एक शिपिंग फर्म थी वहाँ पर क्लर्क की जॉब कर ली. देयर वॉज नॉट इनफ मनी फॉर हिम टू स्टडी फॉर अ प्रोफेशन और ट्रेड. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई प्रोफेशन अपना सकता, कोई ट्रेड कर सकता. तो उसकी सूरत हाल काफ़ी तकलीफ दे थी कि वो एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा है एक शिपिंग फर्म में. ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर. Thank you, take care and stay blessed.